नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग देश की जो सबसे भयंकर समस्या है आरक्षण और दूसरी समस्या है जनसंख्या विस्फोट, इन दोनों समस्याओं के रहते वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की कोई कल्पना हो नहीं सकती। तो लेकिन इसके पहले क्योंकि ये कोरोना की अवधि चल रही है, अपने कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि चल रही है, तो भारतीय अवाम ताकत दल का प्रत्येक भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि वो सरकार द्वारा निर्देशित जो लॉकडाउन के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें और कोरोना से लड़ने में वो राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करें और साथ ही साथ जो कोरोना के योद्धा लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनका सम्मान करें और इनके सम्मान में अधिक से अधिक आगे बढ़ करके हिस्सा लें। और ख़ास करके इसे रमज़ान के पाक महीने में अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विनम्र विनती है कि वो अपने अपने घरों से ही अपना नमाज वगैरह पढ़ें, मस्जिद में न जाएं और इससे जो है वो जो दिशा निर्देश है कोरोना लॉकडाउन के संबंध में उसका उल्लंघन होता है और उल्लंघन के साथ साथ जो कोरोना के फैलने का, उसके संक्रमण का और ख़ास करके सामुदायिक संक्रमण का जो खतरा है उसको टाला जा सकता है। और ये चूँकि राष्ट्रीय समस्या है तो राष्ट्रीय समस्या में हर एक भारतीय भाई बहन का सहयोग अपेक्षित है। तो इसको लेकर के हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि रमज़ान के पाक महीने में उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो अपने अपने घरों से ही जो है वो जो भी उनका इबादत है, सिजदा है, जो नमाज है, वो अदा करेंगे। अब मुख्य विषय जो आरक्षण और जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा के पहले उस विषय पर थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं कि ये लॉकडाउन की अवधि में जो हमारे गरीब तबके के लोग, जो गरीब हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उन पर सबसे अधिक मार है। ये बात सही है और
सामान्य दिनों में जबकि कोई इस तरह से आफत और आपदा नहीं होती है, तब भी जो है गरीबों के साथ जो माने न्याय की बात है, चाहे उनके साथ सेवा की बात है, चाहे उनके साथ व्यवहार की बात है, इन तीनों में काफ़ी छलावा दिखता है। स्कीमें जो हैं गरीबों के नाम पर सैकड़ों है, हजारों हैं, उसका लाभ कितना मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल जब से मैंने ये अपना भारत कथित रूप से आज़ाद हुआ और तब से ये सवाल जो है बिल्कुल अपने आप खड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की जो सरकारें हैं जो कि हमारे गरीब और असहाय भारतीय भाई बहनों के साथ इस तरह से जो छल करती हैं, स्कीमों की घोषणा करती हैं, उसका ढिढोरा पीटती हैं, उसके आधार पर वोट भी बटोरती हैं, सत्ता का सुख भी लेती हैं, इस तरह की सरकारों को चुनता कौन है? इस सवाल का एक माकूल हल जो है ईमानदारी से हमारे वही भारतीय भाई बहन जो भुक्तभोगी हैं उनको करना होगा। उसे भाग नहीं सकते कि साहब हम तो हमारा वोट तो ऐसे ले जाते हैं, लेकिन जो मुख्य उसमें कारक है, एक तो स्वार्थ, यानी जातियों में, संप्रदायों में, भाषा में, प्रांत में, क्षेत्र में, समूह में, महत्वाकांक्षा में, या पैसा, बोतल, कंबल इत्यादि में जो व्यक्तिगत स्वार्थ को जो साधा जाता है, वह सबसे बड़ा जो है वो राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रीय अपराध तो है, और ऐसी सरकारें आती हैं जो कि देश के साथ तो छल करती हैं, हमारे खास करके गरीब भारतीय भाई बहनों में वो बस स्कीमों की घोषणा बहुत करेंगी और ये भी कहेंगे हमने पैसा भेज दिया है, लेकिन पैसा और सुविधा वो उनको वस्तुतः मिल नहीं पाता, मिलता भी है तो उनको आंशिक रूप से और छलावे के रूप में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये वही लोग ऐसी छलने वाली सरकार को न चुने। और उसकी पहचान के विषय में भारतीय जनता पार्टी दल ने बताया है कि मोटा मोटी है उसके पहचान की बात कि जो संकीर्णता आधारित, यानी जो इस तरह की अप्रोच अपनाता है, इस तरह की रणनीति अपनाता है कि कि अल्पसंख्यक इनके जुमले होते हैं कि अल्पसंख्यक लोग, जिसे जेएनपीसी क्या बोलती है कि अल्पसंख्यक का हमारा पारंपरिक वोट है। ये बहुत चला हुआ है। क्यों भाई? तुमको जो है भारतीय भाई बहनों का वोट चाहिए कि अल्पसंख्यकों का चाहिए? और फिर दलित का नाम लेती है। भारतीय जनता दल ने पहले ही कह दिया है कि सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग बराबर हैं। तो ये दलित की अवधारणा और अल्पसंख्यक की अवधारणा वो दोनों चला हुआ है। दोनों अवधारणा को इस देश से बिल्कुल निकाल दीजिए। न कोई दलित है, न कोई जो है अल्पसंख्यक है, सब लोग बराबर है। न कोई बहुसंख्यक है। तो जो इन संकीर्णता आधारित कि जातियों के आधार पर कोई वोट मांगता है, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगता है, तो हम आते हैं ना कि जितने भी ठाकुर हैं हमको वोट देते हैं, जितने भी ब्राह्मण हमको वोट देते, जितने भी मुसलमान हमको वोट देते, जितने बंगाली हैं हमको वोट देते, जितने तमिल हमको वोट देते। इस तरह से जो अप्रोच अपनाता है, समझ लीजिए कि वो इस भारत के समाज का वो शत्रु है और उसको वह वोट देने वह वोट पाने का बिल्कुल पात्रता रखता ही नहीं है। उसको बाहर कर दीजिए तो अपने आप जो है पात्र लोगों की पहचान हो जाएगी। उसे पात्र लोगों की पहचान क्या होती है, ये भारतीय जनता दल ने पहले बताया हुआ है। उसको जरा ध्यान से देखिए। 4 गुण होना चाहिए, शब्दों में नहीं, कहासुनी में नहीं, अल्फाजों में नहीं, प्रचार में नहीं। ये एक पहला तो राजभक्ति, दूसरा है समर्पण, तीसरा है कर्तव्यनिष्ठा, चौथा है वो चरित्र। इसको भी विस्तार से बताया गया है। जब तक ये आप नहीं करेंगे
ये छलावा जो है गरीबों को छलावा, इस देश को छलावा, आवाम को छलावा, ये चलता करने वाली सरकारें आपको मिलती रहेंगी। तो इसका समाधान का कि ऐसी सरकार आए जो कि यानी देश के प्रति भी समर्पित हो, आवाम के प्रति वो समर्पित हो, और ख़ास करके हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को जो उनको सुविधा देनी हो, जो उनको सम्मान देना है, जो उनको प्रतिष्ठा देनी है, जो उनको सेवा देनी है और जो उनको न्याय देना है, 100% जो है उसको सुनिश्चित कर सके। और भारतीय जनता दल के पास पूरी ईमानदारी से इसको लागू करने की मंशा भी है, क्षमता भी है, दोनों। खैर ये बातें इसमें कहना उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये करके दिखाएगा तब आपको ज़्यादा यकीन इस पर आएगा। अब आ जाइए आरक्षण। भारतीय आवाम ताकत दल ये पहले ही कह चुका है कि आरक्षण इस देश की सबसे बड़ी विभीषिका है और सबसे बड़ा अभिशाप। और इसके साथ ये भी बताना चाहता है कि ये आरक्षण का अभिशाप जो है इसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने डलवाया है संविधान में, और बदनाम करता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर का तो बस ये कहना था कि भाई एक ऐसा तबका रहा है हमारे भारतीय समाज का जिसके साथ हजारों साल तक उसका शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण हुआ है, और जो है सामाजिक शोषण हुआ है, शैक्षणिक शोषण हुआ है, और उसके इज्जत का भी जो है वो शोषण हुआ है। तो जरूरत इस बात की है, अब तो मैंने चूँकि हमारा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, इसलिए उस तबके के साथ मरहम लगाना है, मतलब कि उनको अपनाना है, गले लगाना है, उनको एहसास दिलाना कि आप हमारे ही भाई हैं, मेरी तरह हैं। और फिर ये कभी मत समझिए कि उनमें प्रतिभा की कमी है, प्रतिभा है, प्रतिभा कैसे उनकी बाहर आए, कैसे वो काबिल बने, इसकी व्यवस्था करनी है, लेकिन उसका रास्ता आरक्षण नहीं है। ये इसकी वकालत उन्होंने कभी नहीं की। इन्होंने जीएनपीसी वालों ने वोट के लिए वोट डलवाया है। और एक चीज़ और, उसमें मैंने जब ये मैंने डलवाया, जीएनपीसी वालों ने बदनाम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर को, और इस तरह से दुष्प्रचार किया कि ये अम्बेडकर यही तो है जिसने संविधान बनाया, और संविधान में इसने आरक्षण डाल दिया। दोनों झूठ। ना तो बाबा साहब ने वो उसमें आरक्षण डलवाया, और संविधान बनाने का जिम्मा सिर्फ अकेले जो है बाबा साहब का नहीं था। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन काम किया था। उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अधीन में 9-10 समितियाँ थी। 9-10 समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या प्रारूप समिति। और चूँकि सबसे महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी खुद बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। हमारे बाबा साहब भी बहुत बड़े विद्वान और राष्ट्रभक्त थे। उनकी इस महानता का आदर करते हुए, विद्वता का और राष्ट्रभक्ति का आदर करते हुए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या मसौदा समिति है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। तो ये हैसियत है पूरी संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा का अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके अधीन 9-10 समितियों में से एक समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये है मतलब कि क्षमता। तो बाबा साहब का भी योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा साहब ने ही जो संविधान बनाया है ये उतना ही असत्य है। तो ये दोनों बात नहीं करना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान बना दिया और उन्होंने वो आरक्षण डाल दिया। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जिसके की अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और
और बाबा साहब जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और आरक्षण जो है ये जो सबसे बड़ी अभिशाप है यही JNPC ने डलवा, और तो और डलवा करके फिर जो मतलब जो इस्लाम आस्था वाले जो गरीब थे और जो ईसाई आस्था वाले गरीब थे उनको इसी प्रावधान से बाहर कर दिया। लोग कहते हैं ना कि भाई कि ये तुष्टीकरण मैंने जो बीजेपी RSS वाले बोलते हैं कि ये तुष्टीकरण करती रही, तुष्टीकरण नहीं बल्कि ये छलती रही। देखिए अब इस विषय पर ज़्यादा मैंने इसमें घुसना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए वो तुष्टीकरण जिनसे वो वोट लेती रही, जिनको वो वोट बैंक बनाती रही हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को, उसके साथ भी बहुत बड़ा छल उसने किया है। इसलिए तो मोदी जी ने कहा कि उस छल में छेद करना है, तो यही छल था कि उससे वोट भी लेती रही और उसके साथ छल भी करती रही। और उसके तो एक नेता ने कहा कि भाई यदि ये हमारे इस्लाम आस्था वाले, हालांकि लोग मुसलमान कहते हैं लेकिन भारतीय जनता दल उनको मुसलमान कहना सम्मानजनक नहीं मानता है, उनको बस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज। तो इसी JNPC के नेता ने कहा था कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये वक्तव्य था। और उसी का एक नेता ने कहा है कि कांग्रेस की हाथ मुसलमानों के खून से रंगे, लेकिन सिफत इस बात की कि इतने बड़े खुलासे के बाद भी वो दोनों नेता कांग्रेस से बाहर नहीं हुए, वो उसी में पड़े हुए हैं और कांग्रेस भी इन बातों को जानती है। कांग्रेस माने JNPC। तो जिनको तुष्टीकरण की बात कही जाती है वो छलावा है, और ये JNPC हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों जिनसे वोट लिया, सत्ता का सुख भगा, उनको भी चला, बाकी लोगों को भी, बाकी भारतीय भाई बहनों को भी चला, और देश के साथ तो जो धोखा किया है, सबसे बड़ी अभिशाप है ये JNPC। और उसी बराबर गद्दार हैं, देश विरोधी हैं सब ये वामदल वाले, यह स्पष्ट करना चाहता है। और वाम दलों का क्षेत्र क्या है, उनकी पैठ कहाँ है, ये किसी एपिसोड में मैं बताया गया था, फिर बताया जाएगा। तो आ जाइए आरक्षण। तो आरक्षण इस देश की सबसे बड़ी विभीषिका भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी है। और अभिशाप क्या है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई से लेकर के और हायर एजुकेशन में एडमिशन से लेकर के, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर के, नौकरी से लेकर के, प्रमोशन से लेकर जीवन पर्यंत इस आरक्षण की मार झेलते हैं। ये अभिशाप की जानकारी जो JNPC है, जो कि इन्हीं लोगों से वोट लेती रही, और वोट लेते ही उसको बखूबी जानकारी है। ये जानकारी जो ये बीजेपी के लोग हैं और उनको भी जानकारी है, वो भी इसी जो अभिशाप हमारे बच्चों पर थोपा गया है, और जिस अभिशाप को वो जीवन पर्यंत झेल रहे हैं, इनका भी सोचना है कि हमारे वो बच्चे जो है वो झेलते रहें। इन्होंने एक लॉलीपॉप के रूप में 10% आरक्षण दिया है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। वो तो जिसे कि आपको बहुत प्यास लगी है तो उस चाटने से कुछ हासिल नहीं होता। अब ये आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा अभिशाप है देश के लिए। और इससे कई नुकसान हैं। एक तो हमारी जो माने जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है,
जो हमारी राष्ट्रीय क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता, राष्ट्रीय क्षमता पर बहुत ही प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। और क्यों कि वो जिन बच्चों को आरक्षण दिया जाता है तो उनको उनकी बुद्धि को 20% 25% पर ही कुंद कर दिया जाता है, उसी पर उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया जाता है, जबकि उनकी क्षमता 100% या उससे भी अधिक की है। और वो ठप्पा भी पीठ पर ढोते रहते हैं कि ये कोटे वाला है, कोटे वाला। और कई बार लोग जो है ये व्यंग भी कसते हैं कि भाई ये रामविलास पासवान क्या आरक्षित वालों से या आरक्षित वालों से उनके डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। ये उसी व्यंग का वो परिणाम है। तो इन बातों को भारतीय जनता दल वो कहना नहीं चाहता है। लेकिन तो एक हुआ राष्ट्रीय जो दक्षता है, जो उसकी इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, माने जो दक्षता है, जो उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और समाज में एक भेद विभेद, विखंडन, शक शुभा, और ये के कारण जो है एकता में बहुत बाधा पड़ती है। इसका बहुत बुरा असर होता है। और भी विशेषताएं सुनिए। हम एक बार ये अम्बेडकरवादी समाज में यही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की बात के लिए जो है अपना व्याख्यान देने या भाषण करने गए थे। लोगों ने हमको ये सजेस्ट किया था कि आरक्षण पर मत बोलिएगा, नहीं तो जो जन समूह है, जो ऑडियंस है, वो भड़क जाएगा और आप अपने इस प्रयोग में असफल हो जाएंगे। हमने उनसे ये कहा कि भाई जो कहना है वो कहा जाएगा। भारतीय जनता दल कभी भी सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं करता है। जो माने पूरे समाज के हित में हो, जो देश के हित में, वो बताएगा जरूर, चाहे उसको समर्थन मिले या न मिले, उसका समर्थन घटे या बढ़े, इसकी परवाह करता ही नहीं है। उनका हित किस में है वो जरूर बताएगा। तो राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की बात भी उस अम्बेडकरवादी समाज में बताया गया। फिर आरक्षण की बात आई। आरक्षण के संबंध में हमने जो बातें रखी, मैंने कहा ये बताइए कि आप जो है इन लोगों के घर दिखाइए, घर और रहन सहन और ठाट बाट दिखाइए, मायावती के और मीरा कुमार के, रामविलास पासवान के, लालू प्रसाद के, मुलायम सिंह के, इस तरह के लोगों के, इनके रहन सहन ठाट बाट को देख करके क्या आपको लगता है कि इनके बच्चों को अभी भी, इनके बच्चों और आश्रितों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इनके बच्चों की तो आवश्यकता नहीं। जो इनके रहन सहन ठाट बाट तो ये तो जमींदारों के जमींदार हैं। मैंने कहा कि यदि ये स्थिति है, लेकिन ये आप सभी का हक ये लोग मार रहे हैं और आप लोग अपने स्थान पर ही बने हुए हैं। इनके तो मजे ही मजे हैं, ये आपका हक भी मार रहे हैं, और चूंकि आप अपने स्थान पर ही बने हुए हैं तो आप ही को दिखा करके अनंत काल तक आरक्षण चलता रहे, इसकी साजिश भी कर रहे हैं। और उस अनंत काल तक आरक्षण चलने की साजिश के आधार पर वोट की राजनीति, सत्ता की राजनीति, और सत्ता यदि सीधे न मिल सके तो सत्ता के करीबी की साजिश, और सत्ता के करीबीपन का जो सुख है वो भोगने के लिए इस तरह की साजिश वो करते रहते हैं। और इसी के आसपास जो है ये JNPC भी, बीजेपी भी यही जो है
इसी तरह का वो कुचक्र वो चला रही है। लॉलीपॉप के रूप में 10% इन्होंने सवर्णों को दे दिया है। जब जो जहाँ पर इतनी बड़ी मार पड़ रही है, 10% आरक्षण का कोई मतलब नहीं होता। जरूरत इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल अभिशाप है और बहुत बड़ी विभीषिका है। इस पर अभी विस्तार से अभी बस आते हैं। तो फिर दूसरा सवाल मैंने किया उनसे, ये हृदय पर हाथ रख के बताइए कि अम्बेडकर साहब जो कि आप लोग उनको खुदा मानते हैं और उस लायक हैं भी, वो डिजर्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है बाबा साहब, और काफ़ी चूँकि उन्होंने बहुत काम किया है। तो उनकी किताबें आप पढ़े हैं? तो हाथ उठाए, तो उन्होंने कुछ बताया। तो मैंने कहा नहीं, वो अनुवाद वाला नहीं, ट्रांसलेटेड नहीं, मौलिक ओरिजिनल अंग्रेजी का। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो ओरिजिनल इंग्लिश का तो नहीं पढ़ा। मैंने बताया कि मैंने पढ़ा, 3 किताबों का नाम मैंने बताया। एक अनटचेबिलिटी है, एक रेडिकल्स इन हिंदुइज्म है, एक किताब और है, इस पर हमको याद नहीं पड़ा है। तो मैंने कहा कि उनकी किताबों के अध्ययन के बाद मैं इस विश्वास का हो गया हूँ कि जिस तरह की बात रखने की जो क्षमता है, और फिर जिस तरह की अंग्रेजी वो का इस्तेमाल करते हैं, उनकी अंग्रेजी के आगे ये नेहरू गांधी की अंग्रेजी कहीं नहीं ठहरती। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े इस देश के निधि थे, यानी इसमें विद्वत्ता में। तो उनकी जो यानी विद्वत्ता थी, यानी मैन ऑफ लेटर्स इसे कहते हैं अंग्रेजी में, या स्कॉलरली फिगर्स में बहुत बड़े थे। तो यह आभास होता है उनकी पुस्तकों के अध्ययन से। और एक बात और उनसे पूछा, जरा बताइए कि इतने बड़े विद्वान जो है, क्या वो आरक्षण के माध्यम से बने थे? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा देश का हीरा, क्या वो आरक्षण के माध्यम से बने थे? या मैं इसी सवाल को घुमा के पूछता हूँ, मैंने उस मजमे से मैंने पूछा, मैं इसी सवाल को घुमा के पूछता हूँ, क्या वो आरक्षण के माध्यम से बन सकते थे? तो कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि अम्बेडकर साहब जो है राजा गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करते थे, उनकी क्षमता को देखते हुए राजा गायकवाड़ ने कहा कि आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए, अध्ययन करिए, और जो कुछ भी खर्चा होगा, जो भी व्यय होगा, जितनी भी धन की आवश्यकता होगी, वो आपको मिलेगा। और बाबा साहब ने जहाँ चाहे वहाँ पढ़े, अमेरिका पढ़े, कनाडा पढ़े, जर्मनी पढ़े, हर जगह उन्होंने अध्ययन किया, तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर बने। तो और आरक्षण के माध्यम से वो बन भी नहीं सकते थे। अभी जो है कुछ एशियन गेम्स का जो में लोग गए थे, हमारे गांव गिराज के लड़के, जब उनको मौका मिला तो वो एशियन गेम्स में मेडल लेके आए। कहने का मतलब कि हमारी प्रतिभाएं तमाम हैं, और यदि उनको उचित सहायता, आर्थिक सहायता मिले, और उचित जो है उनको सीखने का, ट्रेनिंग का, ग्रूमिंग का, प्रूनिंग का उचित और पर्याप्त माहौल मिले, तो हमारा देश एक नहीं सैकड़ों अम्बेडकर पैदा करने की क्षमता रखता है, एक आरक्षण के माध्यम से। एक नुकसान तो वो है। दूसरा जो है, हमारे जो सामान्य जो बच्चे हैं, वो जीवन भर मैंने शिक्षा के दौरान, उच्च शिक्षा के दौरान, तकनीकी और चिकित्सीय मेडिकल शिक्षा के दौरान, नौकरी के दौरान, और प्रोन्नति और जो है पदोन्नति के दौरान, जीवन पर्यंत जो है यह अभिशाप उनका पीछा नहीं छोड़ता। और इसकी जरा भी संवेदना
कम से कम जो सत्तासीन इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या आदरणीय मोदी की सरकार, वो जरा लेकिन भारतीय जनता का दल बिल्कुल इसके प्रति वो सजग है, सचेत है। जब भी उसको मौका मिलेगा इसको समूल उसी तरह से समाप्त करेगा जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रभक्त चाणक्य जी ने कुश को उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके समूल समाप्त किया। बस इसको समाप्त करके जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी जरूरतमंद है, उसको पूरी आर्थिक सहायता और पूरा उसको माने ट्रेनिंग का, दीक्षा का और ग्रूमिंग का जो पूरा वातावरण देगा, ताकि उसके अंदर की जो काबिलियत है, जो अंदर की जो प्रतिभा है, वो निखर के सामने आए। वो प्रतिभा के बूते और जो परीक्षाएं हैं, जो उनका स्तर है, जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है, वो जरा भी डाइल्यूट नहीं होगा, जरा भी कम नहीं होगा। सबके बराबर वो प्रतिष्ठित होकर के, काबिल बन करके समाज में उन ओहदों को, उन पोजीशंस को वो हासिल भी करेंगे और वो प्रतिष्ठा को भी हासिल करेंगे और राष्ट्रीय मुख्यधारा में बिल्कुल बहुत तेज़ी से आते जाएंगे और राष्ट्रीय एकता, भारतीय एकता के माहौल को मजबूती मिलेगी। ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, तो इसको जो है 354A रखते हैं। इसके आगे वाला को 354B, 354B रखते हैं। बी में जनसंख्या विस्फोट को कैसे काबू किया जाएगा, इस पर भी भारतीय जनता दल की बिल्कुल क्लियर कट या कटआउट से कहते हैं, बिल्कुल उसकी नीति है और रणनीति है और उसके विषय में भी एक खाका, एक आउटलाइन, एक नमूना वो दिया जाएगा। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि इन दोनों चीज़ों के रहते माने कि आरक्षण के रहते और जनसंख्या विस्फोट के रहते किसी भी विकास, किसी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा जो है फलीभूत हो नहीं सकती। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।